हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। भले ही रात है लेकिन अभी तो गुड मॉर्निंग हुआ है। आप लोग जल्दी से जग जाइए और शुरू हो जाइए आज कॉपी कलम लेके मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने के लिए। अभी हम इंग्लिश का मॉडल सेट करवा रहे हैं और हमसे पहले मैथ वाले सर ने मैथ का पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है। उसको इतना दबा के शेयर करो, इतना दबा के शेयर करो कि झारखंड में नंबर 1 टॉप ट्रेंडिंग में होना चाहिए। अरे झारखंड में नहीं, सीबीएसई लेवल का बता दिए हैं वो। सीबीएसई लेवल का मतलब सेट एंड जो मॉडल सेट का है, सेट में सारा क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किए हैं और उसी तरह आप लोग को भी इंग्लिश का भी मिलेगा। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग के पास आवाज़ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आवाज़ सब क्लियर है, ऑल ओके। आप लोग कमेंट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये इंग्लिश का मॉडल सेट है। आप लोग का एग्जामिनेशंस में 1 आवर मिलेगा, 1 घंटा। एक क्वेश्चन के लिए आप लोग कितना मिलेगा? एक मॉडल सेट के लिए मतलब एक पेपर के लिए 1 घंटा मिलेगा। टोटल मार्क्स होगा 40 मार्क्स, 40 नंबर का होगा। और ये जो हम करवा रहे हैं वो इंग्लिश का है। 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको जो सबसे सटीक रहे मतलब सबसे सही लगे उसको टिक मारना है। मोस्ट जो सबसे आपको ज़्यादा सही लगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग को जब लगे कि नहीं आ रहा है, अरे पहले तो पढ़ रहा भाई, 1 साल से 1.5 साल से पढ़ रहा है आप लोग, और अगर लगे कि नहीं आ रहा है तो लास्ट में जय श्री राम जो करना है, जय बजरंगबली, ABC मार देना है, क्योंकि नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग का प्रथा बना हुआ कि सबसे पहले हम लोग का प्रथा में पूछेगा सबसे पहले पैराग्राफ, सबसे पहले पैराग्राफ रहेगा, पैसेज जिसको बोलते हैं। तो पैसेज को हम लोग सीखते हैं। पहले पैसेज को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटा के अंदर अंदर हम लोग को क्या करना है, ख़त्म करना है। 1 घंटा के अंदर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटा से आप लोग का पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ऑल ओके सर? हाँ ओके। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ्टन रेफर टू एज लंग्स ऑफ द अर्थ। जो अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न की जो जंगल है, वो रेफर्स करता है ह्यूमन के हर्ट को। जो अमेज़न की रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न आप लोग को सब लोग सुने, दुनिया का सबसे विशाल, दुनिया में सबसे विशाल जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो वो जो धरती क्या है, धरती का फेफड़ा है, धरती का फेफड़ा है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ये क्या है, बायोडाइवर्स, मतलब कि वहाँ बायोडाइवर्स मीन्स पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स है कहाँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। वहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा जंगली जानवर है, सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। देखेंगे आगे हम लोग पैराग्राफ में कि कितने कीड़े मकोड़े, कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स वाला क्षेत्र है, स्पैनिंग अक्रॉस 9 कंट्रीज। और ये कितने, 9 देशों में फैला हुआ। कितने देशों में? 9 देशों में फैला हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 9 देशों में फैला हुआ है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ एक्सप्रोमेटली 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना स्क्वायर किलोमीटर? 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला। समझो कितना बड़ा होगा सो। मेकिंग इट लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑन द प्लेनेट। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है, उसमें उस धरती पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट। इससे बड़ा जंगल इस धरती पर नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट है सबसे, इससे बड़ा जंगल धरती में और कोई नहीं है। दिस वास्ट फॉरेस्ट इज होम एंड इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ इनक्रेडिबल, अद्वितीय, मतलब ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर हम शेर बाघ सुने हैं उससे भी बड़े अधिक, बहुत सारे, सिर्फ शेर बाघ जंगल और जंगली सुअर और मुर्गा, इतना ही नहीं,
बहुत सारा, जितना सोच नहीं सकते हैं, जितना हम लोग जानते नहीं है, उससे कहीं अधिक जानवरों का घर है, उससे अधिक जानवरों का घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इंक्लूडिंग जगुआर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, जगुआर्स, स्लॉथ्स एंड मोर देन 400 बिलियन, बाप रे बाप, कितना 400 बिलियन, कितना बिलियन, 400 बिलियन, इस पर गौर कीजिए, 400 बिलियन ट्रीज, द अमेज़न प्लेज ए वाइटल रोल इन दी रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, और जो ये बहुत विशाल वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट, जो धरती की क्लाइमेट है उसको चेंज करने में, उसको बनाए रखने में, साफ सुथरा बनाए रखने में अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत व्यापक रोल प्ले करता है, बहुत वास्ट, मतलब इससे ही आधा धरती को समझिए कि ऑक्सीजन मिलता है, इतना बड़ा ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। एब्जर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, और हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ये इतना बड़ा जंगल है, उतना जितना बड़ा जंगल उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करता है, और उसके बदले हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, विच हेल्प्स माइटेट द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये जो कम करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करता है, और इससे कम क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो धरती में गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द आप लोग सुने होंगे, जो हम लोग प्रदूषण यूज करते हैं उससे हमारा सराउंडिंग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन ये क्या करता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रदूषण को ग्रहण करके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करता है। द फॉरेस्ट ऑल्सो रेगुलेट्स रेनफॉल पैटर्न्स, मतलब कि वर्षा कैसे होगी, हम लोग सुनते हैं जानते हैं कि हम लोग के पास ऋतु होती है, अलग अलग मौसम के ऋतु होते हैं, जैसे कि बरसात के दिन में बरसात होता है, अभी गर्मी हो रहा है, कुछ दिन पहले ठंडा था, तो ये क्या करता है, बारिश के पैटर्न को, कि बारिश कब होगी, बारिश कैसे होगी, इसको रेगुलेट करता है। कौन करता है रेगुलेट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कंट्रीब्यूटिंग टू दी वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब समंदर का पानी ऊपर जाएगा, आसमान में बादल बनेगा, फिर वहां से धरती में आएगा, और उससे फिर क्या होगा, हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल का क्या होगा, वाटर बढ़ेगा। ये वही बोलता है कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है, एंड प्रोवाइडिंग इनेंशियल रिसोर्सेस, और हमको क्या करता है, रिसोर्सेस मतलब संसाधन भी ये देता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एंड फ्रेश वाटर, एग्रीकल्चर के लिए और फ्रेश वाटर के लिए, पीने वाला पानी। हाउएवर द अमेज़न फॉरेस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, लेकिन जो अमेज़न फॉरेस्ट को थ्रेट्स है, डर है, मेनली डर है, वो डर है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की गतिविधि, किससे डर है, मानव की गतिविधि, जो हम लोग हैं, हम लोग की गतिविधि से डर है, हम लोग की गतिविधि से डर है। गौरव, भले ही आप बढ़िया पढ़ा रहे हो पर सॉरी, नो वन वाचिंग, कोई नहीं देख रहे हो। अच्छा कोई नहीं, सब देखेगा, अभी रात में कोई नहीं देखेगा, वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब में डाला जाएगा, सब कोई कल देखेगा भाई, आप देखते रहिए। सच ए डिफोरेस्टेशन, ये क्या होता है, जो मानव है वो डिफोरेस्टेशन, घर बनाने के लिए, रहने के लिए और जानवरों को पालने के लिए, खेतों के लिए जंगल को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जंगल को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जंगल को काट के, और जो अभी हम क्या कुछ देर पहले कि ह्यूमन अर्थ का लंग्स है, अर्थ का फेफड़ा है, अगर आपके फेफड़ा पर चोट पहुंचाया जाए तो समझिए कि धरती के फेफड़े पर हम लोग जंगल काट के चोट पहुंचा रहे हैं, जंगल काट के धरती के फेफड़े पर चोट पहुंचा रहे हैं, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट की, जंगलों की कटाई करके हम धरती के लंग्स पर चोट पहुंचा रहे हैं। इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग, और जो है इलीगल मतलब अवैध तरीके से माइनिंग करने के लिए और कटाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवैध चुपके से क्या करते हैं, जंगल को काट लेते हैं, और क्या करते हैं, माइनिंग करने के लिए, जंगल को बीचों बीच में कोयला निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं। वही बोल रहा है, एज लार्जेस्ट एरिया क्लियर्ड फॉर फार्मिंग एंड द कैटल रेसिंग। अब ये क्या करता है, हम लोग फार्मिंग, कृषि के लिए,
किसके लिए? कृषि के लिए भी जंगल को काट रहे हैं। एंड कैटल रेचिंग, जानवरों को चराने के लिए। नॉट ओनली इज द बायोडाइवर्सिटी थ्रेट बट द फॉरेस्ट एबिलिटी टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड इज वीकेंड एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब जैसे कि जंगल काट देंगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले रहा था वो अब क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो उससे क्या होगा? धरती में ही, हमारे सराउंडिंग में ही कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स बट द फॉरेस्ट इज एबिलिटी टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड इज वीकेंड एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज में हम जंगल काटेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे मौसम में बदलाव आएगा। Conversations efforts are circulate in the potential this defect ecosystem if deforestation continues at the current rate। अगर इसी तरह जो हम लोग का डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों की कटाई चलती रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब ग्लोबल वार्मिंग क्या आ जाएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा। एफर्ट्स ऑफ सर्कुलर प्रोटेक्टिंग दिस delicate ecosystem if deforestation continues at the current rate the Amazon could reach the tipping point where it may no longer able to sustain its vital and global environment। अगर इसी तरह कटता रहे तो जो ग्लोबल वाइटल है, जो भी फैला हुआ है पूरा विशाल में अमेज़न का रेन फॉरेस्ट जो फैला हुआ है और जितना हम लोग को अभी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो क्या होगा? धीरे धीरे उसका महत्व घट जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे? डिफॉरेस्टेशन। Protecting the Amazon is not about serving trees, it's about safeguarding the future of the planet। ये क्या है? सिर्फ ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आज के लिए ही अमेज़न हम लोग का फॉरेस्ट यूजफुल है, ये फ्यूचर के लिए भी यूजफुल है। हमारे क्लाइमेट को, हमारे क्लाइमेट और प्लेनेट को दोनों को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट वो क्या कर रहा है? दोनों को सेव कर रहा है। अबाउट सेफ गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट, जो हम लोग का भविष्य का प्लेनेट है, भविष्य का ग्रह है, वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन और आंसर इसी पर क्या करेंगे? बेस्ड देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। जो धरती की पर्यावरण है उस पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का प्रथम रोल क्या है? प्रथम भूमिका क्या है? तो भूमिका क्या है? इट हेल्प्स मेंटेन द ग्लोबल वाटर साइकिल, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो इसका क्या काम है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करता है? हमें देता है, ऑक्सीजन हमें को देता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन एज द थ्रेट टू अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए एक थ्रेट नहीं है, डर नहीं है। क्या चीज है जो अमेज़न फॉरेस्ट के लिए डर नहीं है? इलीगल लॉगिंग, जी इलीगल लॉगिंग तो डर है। माइनिंग, जी हाँ डर है। ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये डर नहीं है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा वाइल्ड लाइफ का, वो क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए बेस्ट है। वो क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए बेस्ट है। जितना जंगली जानवर, जंगली जीव जंतु जंगल में बढ़ेंगे वो क्या है? जंगल के लिए बेस्ट है। तो वो तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए भी क्या होगा? बेस्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मच एरिया डज अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितने एरिया को कवर करता है? कितने एरिया को कवर करता है?
अब क्या हुआ देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एरिया डज अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो कितने एरिया को कवर करता है, कितने एरिया को कवर करता है। तो अभी हम लोग पैराग्राफ में पढ़े, पैसेज में पढ़े 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न। अमेज़न में क्या कमी है या तो क्या प्रॉब्लम है, जिससे डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम है, अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन से क्या कमी हो रहा है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर साइकिल, डिफॉरेस्टेशन से वाटर साइकिल को हेल्प कर रहा है, नहीं भाई गलत बात बोल रहा है। It strengthens the forest ability to absorb carbon dioxide. It weakens the forest ability to absorb carbon dioxide. थोड़ा यहाँ ब्लर दिख रहा है, यहाँ वहाँ से मोबाइल में क्वेश्चन निकाल क्वेश्चन मोबाइल में देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, सामने देखिए। ओके बच्चों, थोड़ा यहाँ थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ बड़ा बोर्ड है इसलिए ब्लर दिख रहा है। व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है, उससे कमी क्या है, जब मतलब पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जब पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा कि वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को कम ले रहा है। अरे भाई पॉपुलेशन ही पेड़ का कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम लेगा, तो ये क्या होगा, इट वीकेंड्स द फॉरेस्ट एबिलिटी टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हमको क्यों जरूरी है प्रोटेक्ट करना है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। व्हाई वी हैव इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द इलीगल इंडस्ट्रीज, नहीं, टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, टू हेल्प द लोकल फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स मोर इजीली, टू प्रिजर्व द अमेज़न इंडिगोस पॉपुलेशन, नहीं भाई, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए और क्लाइमेट चेंज ना हो इसके लिए, कि धरती में धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल ना जाए इसके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रिएशंस इन नोट मेकिंग। अब आ गया राइटिंग सेक्शन। नोट मेकिंग में हम लोग का पहला एब्रिएशंस, मतलब जो एब्रिएशंस मतलब संक्षिप्त में लिखना, एब्रिएशंस मीन्स ज्यादा शब्दों को कम में लिखना। तो वही बोल रहा प्राइमरी मतलब प्रथम एडवांटेज क्या है, मतलब इसके फायदे क्या है एब्रिएशंस का यूज करना, मतलब छोटा छोटा लिखना नोट मेकिंग में क्या हम लोग के लिए फायदेमंद है। एब्रिएशंस मीन्स छोटा छोटा शब्दों, बड़े शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में लिखना, उसी को बोलते हैं एब्रिएशंस। तो व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रिएशंस इन नोट मेकिंग। इट हेल्प्स टू मेक नोट्स लॉन्गर, नहीं भाई नोट्स बनाने के लिए लॉन्गर नोट्स नहीं खोजते हैं, गलत बात। इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू राइट एंड नोट्स, इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नोट्स, नहीं भाई। इट मेक्स द नोट्स हैंडर, इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। ये क्या करता है, जो छोटा छोटा वर्ड यूज करेंगे तो बड़ा बड़ा वर्ड है, क्या है, बड़ा बड़ा सेंटेंस है, अगर उसमें एब्रिएशंस यूज करेंगे उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे तो हमारा क्या करेगा, समय वो बचा देगा। तो एब्रिएशंस उसी को बोलते हैं कि बड़े बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे शब्दों में लिख देना, उसी को क्या कहते हैं, एब्रिएशंस। तो हमको क्या करता है, समय बचाता है, क्या करता है, मेरा समय बचाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, when writing a summary which of the following should be avoided।
जब हम एक समरी लिखते हैं, जब हम एक समरी लिखते हैं, समरी मतलब सारांश, और हम आप लोगों को समरी के बारे में बताए थे कि समरी मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए। अगर कोई स्टोरी 100 वर्ड का है तो समरी 33 वर्ड से अधिक का नहीं होना चाहिए, उस मैक्सिमम 33 वर्ड, आप उससे कम में लिख सकते हैं। तो 1/3 समरी कितने का होना चाहिए? 1/3 का होना चाहिए समरी। उसके बाद यूजिंग योर ओन वर्ड्स, समरी अपने वर्ड में होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये सही है। फ्रेजिंग द ओरिजिनल कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, अरे भाई यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं करना है, हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है अननेसेसरी डिटेल, हम लोग को अननेसेसरी डिटेल इंक्लूड नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन, हम लोग को पोएम पढ़ना है, उसका आंसर का, क्वेश्चन का क्या करना है? आंसर देना है। तो पोएम हम पढ़ देते हैं, आप लोग को यहां दिख रहा होगा, द लेब्रम, द लेब्रम टॉप इज ब्लूइंग, इट टेल्स येलो and it long a small branches softly swimming, the bird's voice heard in the hall of the tree singing its song, at same time the labrum golden gold glow flies the air and its shade, the bird sing its golden tune the wizard breeze। ये बोल रहा है कि जो गोल्डन, जो पेड़ पर है, लेब्रम ट्री पर जो फूल फूला है वो पीले कलर का फूल है। कौन कलर का? पीले कलर का। तो ये स्टोरी पोएम को पढ़ के अब हो गया। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये पोएम हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास में। व्हाट इज द प्राइमरी इमेज, डिस्क्राइब द पोएम लेब्रम एंड द टॉप। ये गोल्डन ओरियल फ्लाइंग अबव द ट्री, नहीं ये तो नहीं है, गोल्डन कलर का तो नहीं है। द लेब्रम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर, ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर, जो पीले पीले फ्लावर के साथ क्या है? लेब्रम ट्री भरा हुआ है। किस, कौन सा फ्लावर से? पीला फ्लावर। कौन सा कलर का फ्लावर है? पीला कलर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लेब्रम ट्री इन द पोएम, इट मेक्स द ट्री स्वे फेवरली, इट एड्स लाइफ टू द still of the tree, it disturb the calm of the garden, it bring rain to the tree। तो ये क्या करता है? it aids the life। ऑप्शन नंबर बी, it's aid the life still of the stillness of the tree। पौधे में क्या कर रहा है? ये ट्री में जान ला दे रहा है। वो जो पंछी वो क्या कर रहा है? जान ला दे रहा है। What word in the poem suggest the soft movement of the tree? जो पोयम है, आई होप योर सक्सेस इन फ्यूचर सर, रिस्पेक्ट यू फॉर, ओके ओके थैंक यू। अब ये क्या बोल रहा है? हाउ वर्ड इन द पोयम सजेस्ट द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री। ये क्या कर रहा है? स्विमिंग, स्विमिंग क्या बोल रहा है? सॉफ्ट मूवमेंट दिखा रहा है ट्री का। जो पेड़ लहर रहे हैं, लहरा रहे हैं, पेड़ की टहनियाँ अच्छे से लहरा रहे हैं, वो क्या करता है? सॉफ्ट मूवमेंट दिखाता है। किसका? ट्री का। ट्री का सॉफ्ट मूवमेंट दिखा रहा है। जो पेड़ के टहनियाँ लहराता है उससे क्या दिखा रहा है? ट्री का सॉफ्ट मूवमेंट, ट्री का सॉफ्ट मूवमेंट दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेन एंड द अर्थ, डिस्क्राइब इन द रेन पोएम इन द रेन। किस, इसका मतलब क्या डिस्क्राइब किया गया है? जो रेन वाला है पोएम उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? अब दिख रहा होगा। What is the relation between the rain and the earth as described in the poem The Voice of the Rain? The rain punish the earth, पनिश करता है अर्थ को? नहीं भाई। द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ, जो रेन है वो प्रोवाइड करता है जीवन धरती को। जी हाँ, जो बारिश है वो धरती को क्या करता है? जीवन प्रोवाइड कर रहा है, जीवन प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से बारिश होती है तो नीचे क्या होते हैं? घास फूस जितने भी है सब उगते हैं। और फिर बोलता है कि वॉइस जो है वो हमारी पोएम है। जो बारिश गिरती है, जो आवाज़ करता है वो क्या है? हमारी पोएम है, धरती की
पोयम है, धरती की गीत है। What does the poem Father to Son highlights about the family relation? जो फादर टू सन है, जो फादर टू सन है, फादर टू सन पोयम वो फैमिली का रिलेशन दिखाता है। वो किस प्रकार का फैमिली का रिलेशन दिखाता है? What does poem फादर टू सन क्या रिलेशन दिखाता है? फादर टू सन जो पोयम है उसमें एक परिवार के रिलेशन को दिखाया जाता है, पिता और पुत्र के बीच की रिलेशन को दिखाया जाता है। तो किस प्रकार का रिलेशन दिखाया जा रहा है, किस प्रकार का? देखेंगे द ब्यूटी ऑफ अनकंडीशनल लव, जो ब्यूटी है अनकंडीशनल लव का उसको दिखा रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम द जनरेशनल डिफरेंस, तो जो जनरेशन डिफरेंस है एक पिता और पुत्र में क्या है, एक जनरेशन का डिफरेंस है, ये पोएम वही दिखाता है कि जो पुत्र है पिता से बात नहीं कर रहा है, वो पिता से बात करने के लिए हेजिटेट हो रहा है और ज़्यादा बात नहीं कर पाता है। तो ये क्या दिखाता है? जनरेशनल डिफरेंसेस को दिखाता है, जनरेशनल डिफरेंसेस को दिखाता है। What event led the emotion separation between the narrator and his grandmother? क्या कारण होता है, क्या कारण होता है कि ग्रैंडमदर और उसके ऑथर, ग्रैंडमदर और ऑथर, तो ये लिया गया, ये क्वेश्चन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से है। ये क्या दिखाता? सेपरेशन, ये जुदा हो जाते हैं, ये जुदा हो जा रहे हैं, दादी और पोता जुदा हो जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? तो द ग्रैंड मदर इलनेस, दादी माँ बीमार हो जाते हैं इसलिए नहीं। द नरेटर डिपार्चर ऑफ द फॉरेन स्टडीज, जी हाँ, जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह हैं वो क्या हो जाते हैं? बाहर पढ़ने चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं? विदेश, दूसरे देश पढ़ने चल जाते हैं, इसलिए दादी माँ से वो जुदा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, What are the main character story? We are not afraid to die if we can all be together. इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? तो ये फैमिली सोल्जर, एक फैमिली सोल्जर, टू यंग बॉय एंड देयर पेरेंट्स, जी हाँ, टू यंग बॉय एंड देयर पेरेंट्स, दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं, और उनके माता पिता होते हैं, पूरा फैमिली होता है, दो छोटे छोटे बच्चे और मदर एंड फादर, पेरेंट्स जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। हाउ ओल्ड वाज द किंग टूटनखामुन व्हेन ही बिकम फिरौन? टूटनखामुन कितने साल का है? टूटनखामुन कितने साल का है जब वो फिरौन बना था, मतलब राजा का गद्दी संभाला था? तो 9 साल का। कितने साल का? ऑप्शन में देखो 9 साल है, हाँ 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल का था। और एक इसका फिर जल्दी ही मौत हो जाता है, जिस पर हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़े थे कि मौत कैसे होता है, जिसका आज तक पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। मे भी हो सकता क्वेश्चन पूछा हो। द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लेनेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, What is the central theme of the ailing planet? The green movement's role. Central theme क्या है? Central theme क्या है? किसका? The ailing planet का central theme क्या है? इससे हमको क्या सिखाना चाह रहा है? The environmental degradations and the role of the green movement in the saving the planet. पर्यावरण को बचाने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ते हैं। कौन चैप्टर को? इसमें बताया गया कि कैसे हम लोग अर्थ को, प्लेनेट को बचा सकते हैं। द एलिंग प्लेनेट, द एलिंग प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवलिंग टू? गायतोंडे जो प्रोफेसर थे वो कहाँ से ट्रेवल कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक? तो हम लोग पढ़े थे पोएम में, स्टोरी में, पुणे टू मुंबई, पुणे टू मुंबई, फ्रॉम पुणे टू मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पुणे टू मुंबई, पुणे टू मुंबई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19,
व्हाट इज मीन बाय कोर्रा? कोर्रा का मतलब क्या होता है? हजारीबाग वाले सब कोर्रा चौक का मतलब कोर्रा चौक होगा। अरे कोर्रा चौक नहीं, हजारीबाग वाले उधर ध्यान लो, सुन लो इधर। कोर्रा मतलब जो हम लोग परिक्रमा करते हैं, कोर्रा मतलब हम लोग परिक्रमा करते हैं, जो चारों ओर घूमते हैं, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, उसको बोलते हैं कोर्रा। ठीक है, तो ये कहा जाएगा सर्कमबिलिनेशन। सर्कमबिलिनेशन ऑप्शन नंबर 3, ये 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। What mystery surrounding King Tut's that is still discussed in the discovery the Tut the Sangha continue? अभी हम जस्ट बोले कि जो डिस्कवरी हुआ था वो क्या डिस्कवरी हुआ, क्या डिस्कवरी हुआ? कुछ देर पहले जो स्टोरी बता रहे थे टूटनखामुन वाला, वो स्टोरी में हिज सडन डेथ एट यंग एज, वह तो यंग एज में मर गया, यही मिस्ट्री था। वाट एवर ही वाज पॉइजन बाय द इनेमी, दुश्मनों के द्वारा जहर दे दिया गया था? नहीं भाई, पता तो हमको नहीं है। द एग्जैक्ट काउज ऑफ डेथ विच रिमेन्स अनक्लियर डिस्पाइट इन्विगिटेशन, जिस समय खोजा जा रहा था अभी तक पता नहीं चला है कि एग्जैक्ट कारण क्या है, कैसे मरा ये राजा, जो 9 साल का राजा बना था वो कैसे मरा, ये हम लोग को पता नहीं चला। स्टोरी में पढ़े उसमें भी पता नहीं चला, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? अरे कहानी पढ़े हैं हम लोग जब अरमान और मुराद, आराम और मुराद वाला जो कहानी पढ़े है उसमें 2 मेन कैरेक्टर थे और उन लोग को घोड़ा का रेस करने में बहुत शौक था। तो आराम एंड मुराद क्या है? मेन कैरेक्टर है। आराम और मुराद क्या है? मेन कैरेक्टर है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का 2 कैरेक्टर कौन मेन कैरेक्टर है? आराम एंड मुराद। What does the story the address explore about post war trauma? जो वार के पहले ट्रोमा होते हैं, वार के पहले जो डर होता है, भय होता है, वो क्या दिखाता है? द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग वंस लाइफ आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, द इमोशन वेट ऑफ रिटर्निंग ए होम टू फील्ड विद द पेनफुल मेमोरीज, द डिफिकल्टी टू रिक्लेम लव एंड द वंस आफ्टर द वार, द जॉय ऑफ रीडिस्कवरिंग लॉस्ट ट्रेजर्स फ्रॉम द पास्ट। थोड़ा कम होगा? तो कैसा ट्रॉमा होता है? द इमोशनल वेट ऑफ द रिटर्निंग होम फील्ड विद द पेनफुल मेमोरीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो दर्द होता है घर लौटने का जो दर्द होता है ये शो करता है। हम लोग पूरा पोएम में अच्छे से पढ़े हुए हैं। व्हाट इज लिटरेरी डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज इन मदर्स डे टू एड ह्यूमर टू ए स्टोरी? स्टोरी में ह्यूमर ऐड करने के लिए, मतलब सस्पेंस ऐड करने के लिए किस प्रकार का लिटरेरी डिवाइस यूज किया? लिटरेरी डिवाइस मतलब जो पोएम को लिखा जाता है, एक होता है हैप्पीनेस वाला, हैप्पी मूड वाला, एक होता है दुख वाला। तो हम लोग इसको जो मदर्स डे वाला है इसमें दिखाया गया है विलाप को दिखाया है। किसको? विलाप को। तो विलाप को अंग्रेजी में बोलते हैं आयरोनी। क्या बोलते हैं? आयरोनी इज करेक्ट आंसर। मतलब विलाप थोड़ा सा मतलब उसके पश्चात मतलब पछता रहा है, विलाप को दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयरोनी। Who is the central figure of the घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड? द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में सेंट्रल फिगर कौन है? किसके बारे में बात किया गया है? तो अमिताभ घोष, इम्तियाज अहमद। तो हम लोग पढ़े थे चैप्टर में इम्तियाज अहमद राइट आंसर। इम्तियाज अहमद राइट आंसर। द घाट वाला में क्या हो जाएगा? इम्तियाज अहमद राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट मॉरल डायलेमा डज डॉक्टर एंड्रयू फेस इन बर्थ? What ever to interview with the modern medical professors, let nature take its couch, whether charge family service, medical service and offer free. What ever the performance surgery, weight of the condition improve its one.
व्हाट मोरल डायलेमा, कैसा डायलेमा डॉक्टर एंड्रयू फेस करता है अपने बर्थ में, अपने जब उसका जन्म होता है। तो वेदर इन इंटरवीन विद द मॉडर्न मेडिकल प्रोसीड्स और लेट नेचर टेक इट्स करेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डज द पोएम टेल ऑफ द मिलन सिटी रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर जस्टिस। जो मिलन सिटी है नेचर को कैसे जस्टिस करता है, प्रकृति को कैसे जस्टिफाई करता है। इट सजेस्ट दैट जस्टिस इज ऑलवेज फेयर एंड अनबायस्ड। इट पोर्ट्रेट्स जस्टिस एज बीइंग हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेसिक लॉजिक एंड रीजन। It highlights how justice can be ability and influenced by the trivial factor। छोटे छोटे फैक्टर में क्या हो जाता है, जस्टिस चेंज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट्स रेफर टू। नोट मेकिंग में की पॉइंट्स क्या रेफर करता है। जो नोट मेकिंग हम लोग बनाते हैं, नोट्स लिखते हैं, उसमें जो की पॉइंट्स लिखते हैं वो क्या रेफर करता है। ये क्या रेफर करता है, ये पर्सनल ओपिनियन टू सब्जेक्ट, पर्सनल ओपिनियन, मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। हाँ, ये क्या करता है, मेन आइडिया कि क्या स्टोरी बोल रहा है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं। मेन मोटा मोटी आइडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, मोटा मोटी आइडिया पूरा हमको दे देता है, पूरा चैप्टर्स के बारे में, पूरा स्टोरी के बारे में, या जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम नोट करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं। Which of the following should be avoided while writing a summary? While writing a summary, हम लोग जब समरी लिखते हैं तो क्या अवॉइड करते हैं। यूजिंग योर ओन वर्ड्स, अपना वर्ड्स नहीं लिखते हैं। इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, फोर्सिंग ऑन द मेन डिटेल्स, कीप द समरी ब्रीफ। तो हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी डिटेल, मतलब अननेसेसरी डिटेल हम लोग क्या करते हैं, बचते हैं। कि ऐसे नहीं कि जो मन किया सो भरते रहते हैं, नहीं, उसमें सटीक लिखते हैं। नोट मेकिंग हम लोग क्या करते हैं, सटीक लिखते हैं। समरी जिसे लिखते हैं सटीक लिखने की कोशिश करते हैं कोई भी टॉपिक पर, ना कि जो मन किया सो भरते रहते हैं अननेसेसरी डिटेल्स, उसको नहीं, उससे बचते हैं। ये अपना वर्ड यूज कर सकते हैं, अपना वर्ड यूज कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन द मेन डिटेल आइडियाज, हाँ ये भी कर सकते हैं। कीपिंग द समरी ब्रीफ, उसको ब्रीफ रख सकते हैं। तो क्या किससे बचते हैं, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये बोलता है किससे बचते हैं, अवॉइडेड, किससे बचना चाहिए। तुमको किससे बचना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने से, अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लोग अंत कैसे करते हैं, अरे सबसे लास्ट में पूरा लेटर खत्म हो जाता है, जहां नाम लिखते हैं, जहां नाम। तो फॉर्मल लेटर में कैसे अंत करते हैं, तो बोलते हैं ना, देखो यहाँ देख के लिए बोल रहा है लव। अरे फॉर्मल लेटर में लव प्यार कहाँ से आ गया, बेस्ट विशेष नहीं, विश करेंगे फॉर्मल लेटर में। योर फेथफुली, हाँ आपका विश्वासी, ये यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीटली राइट। अब बोल रहा है विच ऑफ दीज शुड बी फोकस इन नोट मेकिंग एक्सरसाइज। नोट मेकिंग एक्सरसाइज जिसमें हम लोग करेंगे उसमें किस पर ध्यान देना चाहिए। राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहिए। फ्रेजिंग द इंटायर टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या करना था, फ्रेज मतलब छोटा करना था, समराइज करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन इनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और राइटिंग ये कंक्लूजन, और हमको क्या करना चाहिए, कंक्लूजन राइट करना चाहिए, कंक्लूजन तो नहीं। विच ऑफ दी यू फोकस ऑन दी नोट मेकिंग एक्सरसाइज। नोट मेकिंग एक्सरसाइज में हम लोग को किस पर फोकस करना चाहिए, तो आइडेंटिफाई एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई करना चाहिए, जरूरी जो जरूरी काम वाले पॉइंट्स हैं, जरूरी काम वाले पॉइंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और लिखना चाहिए। तो आइडेंटिफाइंग द इसेंशियल इंफॉर्मेशन। Which of the following is correct way to organize notes। क्या करेक्ट वे होना चाहिए एक नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, करेक्ट वे क्या होना चाहिए एक नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स।
रैंडमली राइटिंग डाउन इंफॉर्मेशन, कुछ भी रैंडमली लिख देना चाहिए? नहीं भाई। यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स, हाँ हम लोग को हेडिंग का यूज करना चाहिए, सब हेडिंग यूज करना चाहिए और बुलेट पॉइंट यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, राइटिंग इज ए डिटेल एनालिसिस ऑफ एवरी पॉइंट। राइटिंग क्या है? एक डिटेल एनालिसिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 ये है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग्स। एकेडमिक सेटिंग्स में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू राइट आउट एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम ए लेक्चर, एक लेक्चर से सारे वर्ड को लिखना चाहिए। ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट्स फॉर फ्यूचर यूज, हाँ हम लोग को वो लिखना चाहिए जो फ्यूचर में यूज होगा, जो हमको याद रखना है, जो हमारे लिए यूजफुल है, उसी को लिखेंगे। When writing a letter to the government official, which format should be follow? किस प्रकार के फॉर्मेट को हमें प्रयोग करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू हम लोग को ऑप्शन, इनफॉर्मल लेटर वाला नहीं, बिजनेस लेटर वाला, इनविटेशन लेटर वाला नहीं, पर्सनल लेटर फॉर्मेट नहीं, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? बिजनेस लेटर का फॉर्मेट हम लोग जैसे लिखते हैं उसी तरह हम लोग लिखेंगे। किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब लेटर लिखेंगे तो सेम एज बिजनेस लेटर, जैसे बिजनेस लेटर लिखते हैं उसी तरह हम लोग किसके पास लिखते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास लिखते हैं। विच ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड नोट, गुड नोट का कैसा सबसे अच्छा फीचर है? तो क्लियर एंड ब्रीफली, क्लियर और पूरा एकदम साफ, क्लियर होना चाहिए कि हम कह रहा पॉइंट्स क्या है, पूरा क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच तो नहीं है। I told me, she told me that she was busy. उसने मुझसे कहा कि वह क्या थी? बिजी थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? आई कांट फाइंड माई कीज, ही सेड। उसने कहा मैं अपना चाबी नहीं पा रहा हूं, अपना चाबी नहीं पा रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही कुड नॉट। इसको चेंज करेंगे तो ये कांट का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। कांट का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। यहां ऑप्शन नंबर डी भी लग रहा है सही, और ऑप्शन ए और सी क्या है? गलत है। ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड माई यहां दे दिया है। अरे माई तो नहीं होगा, हीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हीज किसके अनुसार? ये हीज के अनुसार, ये यहां माई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके पहले जितने सारे सर पढ़ाए हैं सब मॉडल सेट को देखिए। मॉडल सेट से बहुत चांसेस रहता है कि क्वेश्चन पूछता है। मॉडल सेट से बहुत चांसेस रहता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भीड़ जाता है। कभी कभी पूरा मॉडल सेट उठा के दे देता है, तो मॉडल सेट को कम नहीं आंकना है। चूज द करेक्ट डिटर्मिनेंट, स्टूडेंट पास द एग्जाम। यहाँ भरना है हम लोग, खाली स्थान क्या करना है? भरना है अकॉर्डिंग टू यहाँ। तो हम लोग मच लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं। ये फ्यू क्या हो जाएगा? ये फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ये फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। सम लगाते हैं कुछ के लिए, मच लगाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन मच क्या? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसको लोग गिन नहीं सकते हैं। स्टूडेंट को हम लोग तो गिन सकते हैं ना भाई, तो जब गिन सकते हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं? फ्यू। क्या लगाते हैं? फ्यू। सर तो फ्यू यहाँ है, फ्यू क्यों नहीं लिखे? तो देखो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये फ्यू मतलब कुछ विद्यार्थी, ये फ्यू मतलब कुछ विद्यार्थी, इसलिए हम ये फ्यू लगा रहे हैं। आप लोग को लिटिल भी लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फिर मैनी हो जाएगा
मैनी हो जाएगा काउंटेबल नाउन के लिए, मैनी हो जाएगा काउंटेबल नाउन के लिए। अब देखो शायद वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनार इज यूज विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम कौन सा डिटरमिनेंट यूज करेंगे, कौन सा डिटरमिनेंट यूज करेंगे? तो क्या हो जाएगा, मैनी। क्या हो जाएगा, मैनी। काउंटेबल नाउन के साथ बोल रहा है। ये मच लगता है जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, उसके साथ मच यूज करते हैं। लिटिल भी उसी के साथ यूज करते हैं। एनी मतलब कोई पर्सन के साथ यूज करते हैं, कोई व्यक्ति, एनी पर्सन। तो मैनी क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मैनी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब फिर बोल रहा है देयर इज वाटर इन द ग्लास, फिर इसी सब से है, डिटरमिनेंट से है। देखो सम, मैनी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, सम दिया है, मैनी दिया है। वेट थोड़ा सा, हाँ। तो क्या हो जाएगा, सम और एनी दिया है, यहां क्या दिया, फ्यू दिया। तो क्या हो जाएगा, फ्यू। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। फ्यू तो हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज वाटर। तो क्या हो जाएगा, यही तो सही ऑप्शन हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सम। सम यूज करते हैं दोनों के साथ, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जो उधर फ्यू था और यानी था, ये सब किसके साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। और मेरा वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए क्या हो जाएगा, सम। सम हम दोनों के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें से किसमें एक अनकरेक्ट डिटरमिनार का यूज किया गया है। तो देखेंगे, सी द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट तो सही है, टॉलेस्ट के पहले दा भी लगा है, ये तो सही है। इसके बाद ही वांट्स ये एडवाइस ऑन हिज कैरियर, ही वांट्स एडवाइस ऑन हिज कैरियर। जब होता है ये एडवाइस है, तो एडवाइस के पहले हम लोग ये इनडिफिनिट आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, डिफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं, इनडिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट नहीं। इसलिए यहाँ ए लगा है, इसलिए क्या है, गलत है, इसलिए क्या है, गलत है। क्योंकि एडवाइस है, एडवाइस के पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल को नहीं लगा सकते हैं, डिफिनिट को लगा सकते हैं लेकिन इनडिफिनिट को नहीं। तो ये क्या है, इनडिफिनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी ये क्या है, देयर इज एन एप्पल, एन एप्पल सही है। आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग जुड़े रहिए और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं इंग्लिश का। इसके पहले मैथ का सॉल्यूशन हो चुका, मॉडल सेट का, जो बहुत ही सटीक तरीके इसी तरह इंग्लिश के जैसा हुआ, पूरा एनालिसिस, डीप एनालिसिस। अभी डीप एनालिसिस तुरंत आप लोग का होने वाला, जस्ट तुरंत केमिस्ट्री, आप लोग देखना ना भूलें और जुड़े रहे हमारे चैनल से। आप लोगों को क्लास 12 तक पूरा तैयारी करा जाएगा, भरपूर तैयारी करा जाएगा। अभी 11th का एग्जाम खत्म होगा, आई प्रॉमिस कि 12th का भी आप लोग का स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर वाइज हर चीज़। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा शेयर कीजिए, टॉप ट्रेंडिंग में झारखंड ला दीजिए, टॉप ट्रेंडिंग में पूरा। कहीं भी सर्च करे, कहीं भी कोई मॉडल सेट पढ़े तो यही नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब से पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़े, यहाँ आप लोग को सारा मॉडल सेट मिल जाएगा। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे आपको नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।